Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for AA Audit Assurance, and today we are going to learn again about internal controls। और आज internal controls को हम further extend करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और उसमें बहुत ज़्यादा जो important topic है, जो मैं थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वो है internal audit का। और internal audit और उसके फंक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं आज, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कोर टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल का, और आपके एग्जाम में भी आता रहता है। और पर्सनली एन ऑडिटर मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि जो एक ऑडिटर है वही ऑडिट को सही समझ सकता है मेरे ख्याल में। तो आज हम इस वीडियो को इंटरनल ऑडिट पर रखेंगे, और जो भी इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उसको आज हम समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि जितने भी एग्जाम फोकस पॉइंट है वो आप तक पहुंच सकें। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज जो टॉपिक होने वाला है वो इंटरनल ऑडिट का होने वाला है, और इंटरनल ऑडिट को हम समझेंगे, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का जो टॉपिक है एग्जामिनर ने पास में भी काफ़ी दफा पूछा है। ये सिर्फ इस तरीके से नहीं आता कि एग्जामिनर आपसे पूछे कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट के जो डिफरेंसेस हैं उनको बताओ। इसके अलावा भी पूछ सकता है कि इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस क्या हैं, उसके आपको डिफरेंट सिनारियोज दे सकता है, और आपको एक इंटरनल ऑडिटर बना देगा सिनारियो के अंदर। और वो फिर आपसे पूछेगा कि आप क्या करोगे, आप क्या चीज़ें करोगे, या फिर ये ऑडिट कौन किस नेचर का है। तो उसके हिसाब से जो है आपको फिर अपने आंसर को लिखना पड़ेगा और अपने आंसर को बताना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लास्ट वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पर आएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स थे वो सारे डिस्कस कर चुका हूं मैं। प्रोक्योरमेंट हो गए, जनरल कंट्रोल्स हो गए, सेल्स हो गए, फिक्स एसेट हो गए, सारे मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो आप जाएं, पहले वीडियो देखें, फिर इंटरनल ऑडिट की वीडियो पे आइएगा, ताकि क्लियरली आपको समझ में आए, क्योंकि वो सारी चीज़ें इधर अप्लाई होंगी, और वो सारी चीज़ें इंटरनल ऑडिटर भी कर रहा होता है। तो आपने उसको ज़रूर देखना है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं कि इंटरनल ऑडिट हमें सबसे पहले जानना ये है कि व्हाई डू वी नीड एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। और डिफरेंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर का, तो वो आपने पुरानी वीडियोस से कवर कर लेना है, वो मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला। इसके अलावा इंडिपेंडेंस और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यहाँ पे हम ये भी देख होंगे इन वीडियोस के अंदर जो अब इंटरनल ऑडिट की होंगी। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या होता है। तो इंटरनल ऑडिटर, दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंटरनल ऑडिटर वो होता है कि जो बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स को देख रहा होता है। जैसे कि हमने पास में भी डिस्कस किया अपनी वीडियोस के अंदर के इंटरनल ऑडिट के अंदर जो हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ये जो चीजें देख रहे होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, वो नॉर्मली 80% कंट्रोल साइड होती है और 20% फाइनेंशियल साइड आप कह रहे हैं। इसी तरीके से एक्सटर्नल ऑडिट में जो 80% होती है वो फाइनेंशियल साइड होती है, और 20% इंटरनल कंट्रोल साइड होती है। ठीक है, तो ये एक आप ब्रॉड, आप जिसको समझ में नहीं भी आ रहा ना कि इस तरीके से मैं दोनों को डिफरेंशिएट करूँ, तो ये बेसिक छोटा सा एक पैरामीटर है जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। मतलब एक लेमैन को भी समझ में आ जाएगी, आम इंसान को भी समझ में आ जाएगी। इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो नॉर्मली बोर्ड या ऑडिट कमेटी को प्रेजेंट होती है, और ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, आपको वेबसाइट पे किसी भी जो है कंपनी की एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलेगी। और मैनेजमेंट के लिए होती है, मैनेजमेंट के फायदे के लिए होती है, क्योंकि इसमें सब वो चीजें पता चल रही होती हैं कि कंट्रोल वीकनेसेस क्या हैं, ऑपरेशनल वीकनेसेस क्या हैं, या डिफरेंट और क्या मसले मसाले कंपनी के, जो कि इंटरनली मैनेजमेंट को या सीनियर मैनेजमेंट को या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को पता होना जरूरी है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सही है। तो इंटरनल ऑडिटर, मैंने आपको ये बता दिया रिपोर्ट कैसे होती है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बाद की वीडियोस में। आज हम ये देख लेते हैं कि इंटरनल ऑडिटर किस किस तरीके के ऑडिट कर रहा होता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में सिर्फ एक ऑडिट नहीं होता, बहुत वाइड है। अच्छा, इंटरनल ऑडिट इज मोर वाइडर देन एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट में तो आप जब जाते हैं कि बस क्या लिया, ट्रायल बैलेंस लिया, जीएल्स पे काम कर लिया, डबल एंट्रीज पे काम कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम कर लिया, यही कर रहे होते हैं ना, उसी के ऊपर रिपोर्ट दे रहे होते हैं, यानी कि नंबर्स पे फोकस्ड होता है। आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल नंबर, आइजा हो गए, आईएफआरएस हो गए, इनको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइड होता है, यहाँ पे ऑपरेशनल ऑडिट भी कर रहे होंगे, यहाँ पे वैल्यू
फॉर मनी ऑडिट भी कर रहे होंगे जो मैंने यहाँ लिखे भी हैं, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे होंगे, फॉरेंसिक ऑडिट्स भी कर रहे होंगे, यहाँ पे क्लेम्स जैसे कि इन्वेंट्री में आग वगैरह वगैरह लग गई तो वो भी आप देख रहे होते हैं, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑडिट भी करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट भी करेंगे, कंप्लायंस ऑडिट भी करेंगे, और भी अदर तरीके के असाइनमेंट्स करेंगे। वो सारा जो एरिया है वो इंटरनल ऑडिट या इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट या फंक्शन के अंदर आ रहा होता है। इसको रिस्क एडवाइजरी भी नॉर्मली फर्म्स में कहा होता है, जो कि ये सारी चीजें एक साथ दिख रहा होता है। और रिस्क एडवाइजरी का मतलब ये होता है तो उसमें इंटरनल ऑडिट भी आ गया, तो उसमें दूसरे जितने भी ऑडिट मैंने आपको लिख के बताए यहाँ पे लिखे हैं ये सब आ जाते हैं। तो फर्म्स के अंदर नॉर्मली इस तरीके से डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन हाउस भी हो सकता है, यानी कि कंपनी खुद मैनेज करें, जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो हैं, यानी कि गवर्नमेंट एंटिटीज, पब्लिक लिस्टेड नहीं बोल रहा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट एंटिटी है, नॉर्मली उसके अंदर आप देखेंगे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। मोस्टली कंपनी लोकल लॉज के अंदर रेगुलेशन है, मतलब रिक्वायरमेंट है कि आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मेंटेन करें, ठीक है। या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या मैंडेटरी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कि आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मेंटेन करें। अगर अब बहुत सारी कंपनी इंटर इन हाउस रखेंगी, बहुत सारी जो है उसको आउटसोर्स करेंगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो सकता है। और नॉर्मली अब इन हाउस नहीं रख रही होती क्योंकि उनके लिए कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं होता, तो वो आउटसोर्स कर देती है किसी एक्सपर्ट फर्म्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं उनको वो कर देती हैं, आउटसोर्स कर देती हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत सारी सेवरल कंपनीज का मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं उसको बता सकता हूँ कि उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है। जैसे कि एक बैंक है, बहुत ही फॉरेन बैंक है, जिसने अपना पूरा का पूरा इंटरनल डिपार्टमेंट EY अर्नेस्ट एंड यंग को जो है आउटसोर्स किया हुआ है, जिसका हर A to Z सारी चीजें वो अर्नेस्ट एंड यंग देखती है। उन्होंने इन हाउस मेंटेन नहीं किया, हालांकि वो एक बहुत मतलब एक आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 बैंक है, तो उन्होंने उसको आउटसोर्स किया हुआ है और वो सारी चीजें उसकी देख रही होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस किस तरीके के फंक्शंस और ऑडिट इंटरनल ऑडिट या रिस्क एडवाइजरी देख रहा होता है। ऑपरेशनल ऑडिट्स, ऑपरेशनल ऑडिट्स में उसका डिजाइन देखेगा, कंट्रोल डिजाइन, ऑपरेशन, फिर उसके अंदर जितने भी हमने साइकिल्स पढ़े थे ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर वो सारे आ जाते हैं। सेल्स साइकिल, प्रोक्योरमेंट साइकिल, HR, फिक्स एसेट, ये सारे जो कि मैंने प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा किया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ऑपरेशनल ऑडिट्स काफी किए हैं, ठीक है। फिर वैल्यू फॉर मनी ऑडिट आ जाता है जिसमें आपके 3 E's होते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, यानी कि ये जो आपकी जो एफिशिएंसी है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द किसी भी सेगमेंट की या किसी उसकी, तो उसको देखने के लिए कराया जाता है। फिर स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि कहीं पे फ्रॉड हो गया है, जिसके ये तो मेरा मैं आपसे बिल्कुल ही अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। रिसेंटली मैंने एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में मैं इन्वॉल्व था, बल्कि 2-3 मैं आप कह सकता हूँ कि जहाँ पर कहीं पर एक जगह पे पेंशन के इश्यूज थे, तो उसकी हमने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की थी। फिर एक जगह पे आग लग गई थी इन्वेंट्री के अंदर, उसके अंदर मैं पर्सनली इन्वॉल्व था। फिर इसी तरीके से एक और था जहाँ पर फ्रॉड हुआ था बाकायदा, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था जो जिसके अंदर, तो वो उस पर हमने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की थी। तो ये सारे फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी इसी का पार्ट होता है। फिर आता है आप कह सकते हो स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ये तो चलो हो गया, जिसमें ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बोर्ड, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि स्पेशल फ्रॉड रिक्वेस्ट के ऊपर जो है, बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर या CEO की रिक्वेस्ट के ऊपर आपने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करी। इसके बाद आता है बेस्ट वैल्यू फॉर ऑडिट। बेस्ट वैल्यू में आपके फोर्सेस आते हैं, चैलेंज, कंपेयर, कंसल्ट, कॉम्पीट, ये भी एक तरह का बेस्ट वैल्यू ऑडिट, मतलब वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे आपने करा लिया कि ये आपके लिए फायदेमंद है नहीं है। फिर रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, इसके अलावा अदर असाइनमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे, कंप्लायंस ऑडिट हो गए, असिस्टेंट इन इम्प्लीमेंटिंग CCG, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसकी आपने कर दी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी इसी असाइनमेंट का है, भाई उनको बनाने नहीं आते। अब आप बोलेंगे कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर का काम कभी भी नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, एक्सटर्नल ऑडिटर का काम कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं होता, ऑल्दो पाकिस्तान में बनाई जाती है लेकिन बनाना काम नहीं। ये अदर असाइनमेंट्स में आते हैं जो कि नॉर्मली इंटरनल ऑडिट भी करके दे रहा होता है, उनकी हेल्प कर रहा है क्योंकि इनके पास नॉलेज है, ये एक्सपर्ट हैं, इनके पास एक्सपर्टीज है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पास ही नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो इंटरनल ऑडिट भी कराने जा रही होती हैं, तो इस तरह के अदर असाइनमेंट्स भी ये डील कर रहे होते हैं। बोर्ड रिपोर्ट्स बना दी, या फिर कोऑर्डिनेशन विद एक्सटर्नल ऑडिटर हो गया, ये भी ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें ये कर रहे होते हैं जो कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का पार्ट है और रिस्क एडवाइस डिपार्टमेंट का पार्ट होता है। और एक और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ,
डिफरेंस नॉर्मली जब आप लिख रहे होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट के, तो उसके अंदर देखा जाता है कि ये नॉर्मली अगर इन हाउस है तो वो एम्प्लॉई होगा, लेकिन आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा हो गया है कि जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है आउटसोर्स करें, तो उसमें उस केस में एम्प्लॉई नहीं होगा। और इंडिपेंडेंस का भी काफ़ी डिफरेंस होता है, इंटरनल ऑडिट इतना इंडिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि दोस्तियाँ यारियाँ हो जाती हैं और जो है काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उतना इंडिपेंडेंस रहती नहीं है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल ऑडिट, जहाँ पे क्योंकि उसमें टाइम भी लाइन भी कम होता है। ये तो लंबे लंबे चलते हैं, साल साल दो दो साल चल रहे हैं, मुसलसल चले जा रहे हैं, तो इसी वजह से उसमें इंडिपेंडेंस कम होती है। तो ये ओवरव्यू था इंटरनल ऑडिट का और रिस्क एडवाइजरी डिपार्टमेंट आप कह लें, इंटरनल ऑडिट फंक्शन कह लें, इसका ओवरव्यू था और किस किस तरीके के ये असाइनमेंट्स या फिर ऑडिट्स कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हमने इसको कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बेसिकली और डिफरेंट जो ऑडिट टाइप ऑफ ऑडिट्स हैं इंटरनल ऑडिट के, वो क्या होते हैं, तो उस पर अलग अलग मैं एक वीडियोस बनाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा और नेक्स्ट वीडियो जैसे मैंने बस बताया कि मैं डिफरेंट ऑडिट के ऊपर सेपरेटली इसको फोकस करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी AA का पेपर दे रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप न्यू टू चैनल तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। आई विल बी हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह।